सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग जाओ शियाओ बियान यू और जुआन कुन पर तेज दबाव डाल रहा था और उन्हें खत्म करके उनके ट्रेजर को हड़पना चाहता था। शियाओ अपने बोन ट्रेजर से उसके हमलों से बच रहा था, पर उन तीनों की कंबाइन पावर भी फेंग जाओ के सामने कमजोर थी, पर एम्पर बटरफ्लाई उससे निपट सकती थी। इसीलिए शियाओ ने फेंग जाओ को भड़काया और वो धोखे से उस बॉन्ड के पास आ गए थे जहाँ एम्पर बटरफ्लाई ने अपने एंसेस्टर्स की बॉडी को जागृत कर लिया था। इससे शियाओ की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे उसने फेंग जाओ के हमलों को रोककर उसे दूर फेंक दिया था। फेंग जाओ ने हमला करने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ और शियाओ ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसने फेंग जिंगटियन को भी मिटा दिया, पर वो जगह टूटने लगी और अब दूसरी दुनिया यानी नेदर वर्ल्ड के लोग यहाँ आ रहे थे। इसीलिए थर्ड एल्डर ने सभी पेटिशनर को अपने पास बुला लिया था। दूसरी दुनिया से एक लेडी पेटिशनर इस दुनिया में आ रही थी, जिससे वहाँ एक पियरलेस बैग उभर आया था और मोयू माउंटेन और उस पियरलेस बैग के जरिए ही वो लेडी पेटिशनर वहाँ आ रही थी। इस दुनिया में मौजूद कुछ हड्डियाँ एक साथ जुड़ने लगती है और हड्डियों का एक ढांचा बनकर कंप्लीट हो जाता है। वो लेडी पेटिशनर कहता है कि इंसानी नश्वर शरीर पानी में मौजूद सिर्फ एक रिफ्लेक्शन की तरह है और सभी लोग अपने चेहरे के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर छिपाते हैं। इसीलिए जोक जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता और असली सुंदरता कभी भी इंसान के चेहरे से आंकी नहीं जा सकती, पर फिर भी सभी चेहरे को महत्व देते हैं। उस लेडी पेटिशनर के ओरा से थर्ड एल्डर का प्रोटेक्शन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। थियांशन एकेडमी के डिसेबल भी डर जाते हैं कि दूसरी दुनिया के दुश्मन यहाँ आ चुके हैं। कुछ पेटिशनर को विश्वास नहीं होता कि आखिर इतनी जल्दी दूसरी दुनिया के लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, और अब वो लेडी पेटिशनर का स्कल भी इंसानी शरीर का रूप ले लेता है। दरअसल ये लेडी पेटिशनर दूसरी दुनिया से यहाँ नहीं आई थी, बल्कि उसने यू कबीले के पूर्वज के अवशेष को अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे वो दूसरी दुनिया से कंट्रोल कर रही थी। ये सब इसीलिए किया गया क्योंकि दोनों दुनियाओं के बीच जो बैरियर वॉल मौजूद थी उसे तोड़ा नहीं गया था। बियान यू को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे विदेशी दुश्मन के द्वारा जिस बॉडी पर कब्जा किया गया वो उसके एंसेस्टर की थी। इसीलिए वो बोली कि तुम एक बेशरम चोर हो, तुम्हारे मेरे एंसेस्टर की बॉडी को छूने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उस पर हमला करती है। पर वो नेदर वर्ल्ड की लेडी पेटिशनर सिर्फ अपने एक फिंगर से ही उस हमले को रोक देती है और बोलती है कि अगर मेरा असली शरीर इस दुनिया में आकर उतरा होता तो मुझे कभी भी इस ब्रोकन बॉडी वाले तुम्हारे सिस्टर के खोल को उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पर दुर्भाग्य की बात है कि एवन एंड अर्थ ने मुझ पर कुछ पाबंदियां लगाई हुई है, जिससे मैं खुद यहाँ ना आ सकी और मुझे इस गंदी बॉडी में जगह लेनी पड़ी। बियानयू को काफी गुस्सा आता है। वो उसके सिस्टर की इंसल्ट कर रही थी, पर बियानयू कुछ नहीं कर सकती थी। थर्ड एल्डर कहते हैं कि चाहे तुम किसी भी तरह से इस दुनिया में आ गई हो, पर आखिर तुम्हारी योजनाएं क्या है। वो लेडी पेटिशनर बोलती है कि यह कोई साजिश नहीं, लेकिन पारस्परिक रूप से यह हम सबके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि जब दोनों दुनिया के बैरियर को नष्ट कर दिया जाएगा तब दोनों दुनियाओं के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने दुनिया की बॉर्डर को पार नहीं कर पाई, लेकिन हमारी दुनिया के यंग पेटिशनर इस रियल्म में ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम औपचारिक रूप से टकराव से पहले क्यों ना इस नए जनरेशन की पीढ़ी को ही आपस में लड़ने दिया जाए। इससे ये एक दूसरे की पावर को जान पाएंगे और इन्हें एहसास होगा कि आखिर इनका सामना किनसे होने वाला है। यह हमारे दोनों पेटिशनर के लिए बेहतर होगा। एक थियांशन एकेडमी का डिसेबल कहता है कि हम समझ चुके हैं कि तुम दूसरी दुनिया के लोग हमारे इस दुनिया की ताकत का परीक्षण करना चाहते हो, क्योंकि हम यंग जनरेशन की 9 हेवन एंड 10 अर्थ की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से वो युवा पेटिशनर की ताकत से उनके मास्टर और कबीले की पावर का भी अंदाजा लगा सकते थे। और अब वो लेडी पेटिशनर अपनी पावर से कई सारे डेड बॉडी को बाहर निकाल ले आती है, जो कई सारे कबीले के एंसेस्टर होते हैं। रेड ड्रैगन वैली कबीले की एक लड़की भी बोलती है कि इनमें मेरे रेड ड्रैगन वैली के एंसेस्टर भी मौजूद है, और बाकी सभी कबीले के लोग भी अपने अपने कबीलों के एंसेस्टर को पहचान लेते हैं। ये सभी वही एंसेस्टर थे जो एशियन इमॉर्टल वॉर के दौरान दुनिया से गायब हो गए थे। सभी को लगने लगता है कि एंसेस्टर गायब नहीं हुए थे, बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों के शिकंजे में फंस गए होंगे। वो लेडी पेटिशनर कहती है कि ये सभी लोग 10 फुट स्टोन चेम्बर नाम के डार्क पिंजरे में फंस गए थे और इनकी प्रीमोडियल स्पिरिट यानी आत्मा पूरी तरह से बिखर चुकी है। ये बिल्कुल एक खाली शिप की तरह हो गए हैं, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सीक्रेट मेथड्स हैं जिससे तुम डार्क लैंड से लोगों को वापस से गाइड करके अपनी दुनिया में ला सकते हो। शियाओ को याद आता है कि ये वही लोग होने चाहिए जिन्हें मैंने इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ की खेती करते वक्त देखा था, क्योंकि वो भी इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ के वक्त एक डार्क लैंड में फंस गया था जहाँ कई
कई सारे डार्क प्रिजन में हजारों पेटिशनर कैद थे। लेडी पेटिशनर बोलती है कि अगर तुम हमारी चुनौती को स्वीकार करते हो और चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, लेकिन हमारा रियल्म तुम्हारे इन एंसेस्टर की बॉडी को वापस तुम्हें लौटा देगा। इसीलिए मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे युवा लोग हमारे यंग जनरेशन के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं। थर्ड एल्डर सोच में डूब गए थे, पर बियान्यू ने कहती है कि हमारे इन एंसेस्टर के पास कई सारी खोई हुई विरासत और ट्रेजर टेक्निक्स मौजूद है। भले ही हमारे पास इन्हें लेने का एक छोटा सा मौका हो, पर हमें इन्हें प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थर्ड एल्डर कहते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए इनके साथ लड़ना एक जुए की तरह होगा। तो एक और डिसेबल बोलता है कि हम उनके यंग जनरेशन के लोगों से डरते नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों का अपमान किया जाता है तो हम कैसे खड़े खड़े देख सकते हैं, और वैसे भी जल्द युद्ध आने वाला है, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार होने की जरूरत है। भले ही हम मर जाएं, पर बिना लड़ने से तो बेहतर है, और कम से कम इससे हमारे एंसेस्टर को तो वापस लाया जा सकेगा। तो थर्ड एल्डर भी मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सभी लड़ना चाहते हो तो ऐसा ही होगा, और अपनी पावर से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि अगर युद्ध होना पहले से ही तय हो चुका है तो फिर चलो लड़ते हैं, पर मैं खुद इस युद्ध के मैदान को तैयार करूंगा। इसीलिए उन्होंने जो स्क्रोल बाहर निकाला था वो 10 रियल्म्स मैप था, जिससे एक स्पिरिचुअल ट्रेजर की मदद लड़ने के लिए एक नए रियल्म को क्रिएट किया जा सकता था, जिससे दोनों दुनियाओं के पेटिशनर आपस में लड़ सकते थे। और क्यानकुन बेग भी सभी चीजों को होल्ड करने की काबिलियत रखता था, और 10 रियल्म मैप में एशियन इमोर्टल के कानून समाये थे, पर ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए ये मिलकर एक रियल्म का निर्माण कर सकती थी। और अब क्यानकुन बेग और 10 रियल्म मैप से एक नया रियल्म का निर्माण हो रहा था, जिससे काफी फियर्स एनर्जी निकली और उस नए रियल्म का पोर्टल खुल जाता है। वो लेडी पेटिशनर मुस्कुरा रही थी और वो भी उस नए रियल्म में चली जाती है। थर्ड एल्डर अपने सभी डिसेबल से बोलते हैं कि ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए मैंने इस दुनिया की बाउंड्री पर एक भागने का रास्ता सेट किया है, पर दूसरी दुनिया के लोग उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए मौका पाकर तुम अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद तुम अंदर नहीं जा पाओगे। सभी डिसेबल तेजी से उस बैटल रियल्म में जाने लग जाते हैं। अब सिर्फ श्याओ और वांगशी ही बचे थे। वांगशी उसे वापस वो जेड हेड ट्रेजर देती है और कहती है कि तुम्हें पहचानना होगा कि इससे हम एक दूसरे का ख्याल कैसे रख सकते हैं। श्याओ से ले लेता है और सोचता है कि मैंने जुआन कुन और बियान यू से बात कर ली थी कि वो विंड कबीले के उस फेंग जिंगटियन के साथ हुई लड़ाई को वो लोगों के सामने लेकर नहीं आएंगे, इसीलिए अगर विंड और युआन कबीले के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मैं वांग फैमिली के इस प्रोटेक्शन को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए उसने उसे पहन लिया और अब वो भी उस बैटल रियल्म की तरफ बढ़ने लगा। हमें उस बैटल रियल्म के अंदर के एशियन वुड वुल्फ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मून तुओ मौजूद होता है। वो संभल कर आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे किसी के हार्ट का एहसास होता है। दूसरी दुनिया यानी नेदर वर्ल्ड की एक लेडी पेटिशनर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी, इसीलिए वो अपने बेम्बू रियल्म को एक्टिवेट कर देता है। उस लड़की का नाम लेपर्ड गर्ल होता है, जो एक लेपर्ड यानी तेंदुए की तरह ही फास्ट थी और वो हेवनली गॉड रियल्म में होती है और उसने 3 फ्लावर गैदरिंग में टॉप पोजीशन हासिल कर रखी थी। वो अपनी तेंदुए वाले पावर का इस्तेमाल करती है। तो मून तुओ कहता है कि तुम दूसरी दुनिया के एक जानवर हो, पर तुम बिल्कुल 9 हेवन एंड 10 अर्थ के हमारे इंसानों की तरह दिखती हो। तो लेपर्ड गर्ल कहती है कि तुम सिर्फ एक खोखले ढांचे वाले राक्षस हो जिनका दिमाग खाली है और तुम सिर्फ हमें मिटाना चाहते हो, इसलिए तुम इंसान बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके तेंदुए बिस्ट तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो मून तुओ भी किरिन बिस्ट को एक्टिवेट कर लिया था। वहीं अब हमें जू यांगजी नाम के नेदरवर्ल्ड प्राणी को दिखाया जाता है, जिसके चलने से ही क्रेग उत्पन्न हो रहे थे और वो 3 फ्लावर ऑफ एलियन गॉड रियल्म में था। वो कहता है कि खोखले इंसानों, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, इससे तुम्हारे जिंदा बचने का एक चांस हो सकता है। वो अभी ब्लडी डीमन पैलेस पर होता है और वांगशी जगह पर आई थी और वो दोनों लड़ने वाले थे। वांगशी कहती है कि हालांकि मैं तुम एलियन का असली मकसद नहीं जानती, पर जब मैंने मैदान में कदम रख लिया तो मैं जीने और मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती और वक्त ही बताएगा कि कौन किसे डर कर भागता है। ये कहकर वो अपनी फिनिक्स से पावर को एक्टिवेट कर लेती है। ये 100 डेज 10 फिनिक्स से निर्वाणा टेक्निक होती है, जो वांग फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक थी। वहीं अब हम हुआंग यानी शियाओ को देखते हैं, जो एक फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा होता है। उस जगह पर एकेडमी
के लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, जिससे वो हैरान हुआ कि आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है। इसीलिए वो ऊपर जाकर चेक करता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो अपने डिवाइन आई की मदद से चेक करता है। उसे फॉरेस्ट में एक तियाशन पेटिशनर दिखाई देता है जो काफी डरा हुआ था। इसीलिए वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है, पर वो अभी भी काफी डरा हुआ था। इसीलिए शियाओ पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तो डरते हुए कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, यहाँ पर कोई अदृश्य जीव मौजूद है जो सभी को खा रहा है। तभी वो अदृश्य राक्षस आकर उसे भी मारकर खा जाता है। यह देखकर शियाओ हैरान हुआ। वो समझ चुका था कि यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा वाला भयंकर जीव मौजूद है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे देख क्यों नहीं पा रहा है। वो अदृश्य जीव अब शियाओ के चारों तरफ मंडराने लगता है, पर शियाओ को हवास में उसके मौजूदगी का पता चल गया था, जिससे जब वो अदृश्य जीव उस पर हमला करने लगा तो उससे पहले शियाओ को भनक लग गई और वो कहता है कि तुम हवा में छिप रहे हो पर मुझसे बच नहीं सकते, और वो फिस्ट अटैक करता है। पर वो अदृश्य जीव काफी फास्ट था, शियाओ से देख नहीं पा रहा था। तभी वो बिस्ट उस पर पीछे से अटैक करने के लिए बढ़ने लगा, पर शियाओ वक्त रहते वो ऊपर आ जाता है और अपने लियो ब्रांच की मदद से हमला करने लगता है। उस अदृश्य जीव की आवाज आती है कि तुम्हारा ये मुंह वाकई कमाल का है, आज से पहले मैंने किसी को इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। पर वो बिस्ट सामने नहीं आ रहा था। शियाओ परेशान हुआ कहता है कि इस बिस्ट के होने की एग्जैक्ट जगह का पता लगाना न मुश्किल है, इसीलिए इसे पकड़ना भी काफी मुश्किल होगा। और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर तभी उसके पास एक जायंट आई नजर आती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।